अब सब सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। 3 दिन में हमारे माइक ऑफ कर दो, ठीक। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत कम टाइम में हम पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बातें मैं क्लास में बता दूंगा वहीं से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ इक्विलिब्रियम। आज की क्लास में मैं ऑलमोस्ट पूरा इक्विलिब्रियम खत्म कर दूंगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो दो तरह की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। एक तो होती है बच्चों यूनिडायरेक्शनल, और दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा सर, बाय डायरेक्शनल रिएक्शन, ठीक है ना। जो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है बच्चों, ध्यान देना। जो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है ना, ये बस एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये ऑलवेज गोस फॉर कंप्लीशन। ये आप सबको पता है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होगी। लेकिन बाय डायरेक्शनल जो रिएक्शन थी होगी, विच इज नेवर गोस फॉर कंप्लीशन, नेवर गोस फॉर कंप्लीशन, ठीक है ना। नेवर गोस फॉर कंप्लीशन। क्या सभी को यहां तक की बातें क्लियर है? दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है यूनिडायरेक्शनल, या उसे हम बोल सकते हैं यार ऑलवेज गोस फॉर कंप्लीशन, और दूसरी होती है बाय डायरेक्शनल। इक्विलिब्रियम में हमें ये वाली रिएक्शन पढ़नी होती है कि जो रिएक्शन बाय डायरेक्शनल है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में चलती है, ठीक है ना। अब काम की बात सुनो बच्चों, रेट सबको पता है, ठीक है ना। रेट सबको पता है। मान लो मेरे पास कोई ए है और कोई बी है, ए बी में जा रहा है और बी ए में आ रहा है, यानी कि अब आप यहां पे ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, हमारा जो रेट होगा, हमारा जो रेट होगा, एक मिनट, हाँ, रेट किस पे डिपेंड होगा जल्दी बोलो। अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो रेट किस पे डिपेंड होगा जल्दी बोलो। हम बोलोगे सर रेट डिपेंड ऑन, और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे पास रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो उस रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, काइनेटिक्स में मैंने पढ़ा के रखा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। और अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आप बोलोगे सर अगर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए तो इस वक्त हमारा रिएक्टेंट कौन होगा, इस वक्त हमारा रिएक्टेंट बी होगा। याद रखना, ए भी आपका रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, बी भी आपका रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तब हमारा रिएक्टेंट कौन है, बी है। तो क्या ये बात सबको क्लियर है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यानी कि रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, ए जितना ज्यादा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ज्यादा, ठीक है ना बच्चों। और बैकवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जितना ज्यादा, रिएक्शन उतनी तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगी। क्या सभी को ये दो लाइन क्लियर है? बोलो जल्दी बताओ। थोड़ा काम की बात सुनो, ये तो सबको क्लियर होनी ही चाहिए। थोड़ी काम की बात सुनो बच्चों। एक समय ऐसा आता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा। एक टाइम आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब ये इसमें जा रहा होता है ना, इसमें बी में जा रहा होता है ना। मान लो, मान लो यहां पे ध्यान देना, देखो, मान लो कोई बी का 1 मोल है और बी के ए का 1 मोल है, बी का 0 मोल है। कुछ समय बाद यहाँ पे मान लो ए के 10 मोल है, और कुछ समय बाद मान लो यहाँ पे 8 मोल बचे और बी के 2 मोल बन गए। थोड़े समय बाद ध्यान देना बच्चों, इसके 4 मोल है और इसके 6 मोल है। बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि मैं ये बता रहा हूं कि ए किस में जा रहा है, बोलो बी में जा रहा है। हम बोल सकते हैं कि सर ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। लेकिन ये चीज जब हो रही होगी ना, मान लो एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम पे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए।
अब बी का तो 4 ही रहेगा, इससे कम नहीं ज्यादा नहीं। पहले ए का 10 था, बहुत ध्यान से सुनना, पहले ए का 10 था और बी का 0 था पहले के केस में, ठीक है ना। कुछ समय बाद ए का कितना बचा, देखो सब हटा देता हूं, ए का बचा 6, मान लो ए का 6 बचा, ए का बचा 4 मोल, सॉरी ए के 4 मोल बचे और बी 6 बना, और इसके बाद रिएक्शन खत्म हो गई, रुक गई। इसका मतलब क्या बता रहा है मुझे, इसका मतलब अब ए के मोल 4 ही रह गए, मतलब फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, और बी के 6 मोल अभी फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, यानी कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई एक पर्टिकुलर टाइम पे। एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बोलो बच्चों, कांस्टेंट हो गई। अब अगर इसके बाद, इस टाइम के बाद अगर ए का 1 मोल इधर गया तो बी का 1 मोल भी इधर आएगा। क्या बात क्लियर है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देखो, मेरी कॉन्सेंट्रेशन 4 थी, सॉरी 10 थी, मैं ए हूं, ठीक है ना। अब कुछ समय बाद मेरी कॉन्सेंट्रेशन 4 रह गई, मतलब 4 ही बची, लेकिन 4 बचने के बाद यहाँ पे मेरी अगर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गई, याद ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन अगर मेरी फिक्स हो गई, बी की भी फिक्स हो गई, सॉरी ए के मेरी जगह पे ए ले लेता हूँ, ठीक है ना, आपको आसानी होगी। ए की 4 फिक्स है, बी की 6 भी फिक्स है, बरोबर है। अब यहां से आगे अगर आपने कोशिश की कि सर एक काम करो, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आपने कोशिश की कि सर ए का 1 मोल इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहां से आप बोलोगे सर माइनस हो जाएगा, लेकिन जो टाइम ए के लिए बीता वही टाइम किसके लिए बीतेगा बच्चों, बी के लिए बीतेगा बीतेगा। तो बी का 1 मोल किस में जाएगा, ए में जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स हो जाएंगी 4 और 6। आप क्लियर हुआ सबको, बोलो आप क्लियर हुआ। देखो ये ज्यादा क्लियर थोड़ी देर बाद हो जाएगा आपको, बस मुझे ये बताना था कि जो स्पीड कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आएगा रिएक्शन में, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन में कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे, बहुत ध्यान से सुनना, इन बाई डायरेक्शनल रिएक्शन, इन बाई डायरेक्शनल रिएक्शन आफ्टर सम टाइम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएंगी। हमें नहीं पता ज्यादा होगी कम होगी नहीं पता, लेकिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएंगी, और हम अगर ए को बी में कन्वर्ट करें तो डेफिनेटली बी भी ए में कन्वर्ट होगा, यानी दोनों का जो रेट है ना बच्चों, यहाँ पे याद रखना, जिस स्पीड से, सिंपल इसमें बताओ आपको, जिस स्पीड से ए बी में जा रहा है उसी स्पीड से बी भी ए में जाएगा, यानी कि जो रेट आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा वही रेट आपका बैकवर्ड रिएक्शन का होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। उस टाइम को यहाँ पे लिख दो, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये जब हो जाएगा ना, उसी को हम बोलेंगे कि रिएक्शन के अंदर क्या आ गया, बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम एक टाइम है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम एक टाइम है। देखो फिलहाल आपको बस एक ही चीज ध्यान रहनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम इज अ टाइम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बात खत्म, आगे बढ़ते। देखो मैं जल्दी से जल्दी टॉपिक खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इनिशियली आप बोल सकते हो, मान लो मैं ग्राफ ग्राफ निकालता हूँ, ठीक है ना, तो मान लो मेरे पास जो ए और बी का प्रोडक्ट का निकालता हूं, तो मान लो प्रोडक्ट मेरे पास स्टार्टिंग में 0 था और रिएक्टेंट मेरे पास मान लो कुछ ना कुछ था, ठीक है ना। रिएक्टेंट यहाँ पे लिख दू, मैक्सिमम था रिएक्टेंट। तो अगर आपने ग्राफ की बात की तो देखो आपको पता है इनिशियली रिएक्टेंट का रेट बहुत ज्यादा होगा, और टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेंगी रेट क्या होगा बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होगा। देखो अरे ये मान लो रिएक्टेंट है और ये मान लो प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेंगी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बच्चों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है तो आप बोल सकते हो सर जो रेट है रिएक्टेंट का वो भी थोड़ा कम होगा। स्टार्टिंग में रेट ज्यादा था, देखो रिएक्टेंट का रेट स्टार्टिंग में ज्यादा था, धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। सिमिलरली रेट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना, वो जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। देखो और एक समय ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे,
उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही मैं उस पर्टिकुलर टाइम को मैं नाम दूंगा इक्विलिब्रियम। तो क्या सभी को इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑन रेट समझ में आया कि रेट पे इक्विलिब्रियम का क्या असर होगा? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल है उस समय उस टाइम को हमने नाम दिया इक्विलिब्रियम। बोलो जल्दी, क्लियर है यहां तक की बातें सबको? ठीक है, आगे देखो, बहुत ध्यान से सुनना अभी देखो। हाँ, बस एक बात याद रखो, आप मैंने जो अभी ग्राफ निकाला वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, अभी तक नहीं पूछा तो आ सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, सर कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब रोल है? कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, दोनों में क्या कनेक्शन है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर मैं किसी रिएक्शन की बात करूं, मान लो बच्चों ए है, हाँ एक बात याद रखो, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, ध्यान देना, फिक्स हो जाएंगी। वापस से सुनना मेरी बात को, इक्विलिब्रियम पे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएंगे आपकी, फिक्स हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास ये वाली रिएक्शन है ए गिव्स बी, इक्विलिब्रियम की 10 मोल थे, इसके कुछ भी नहीं थे। थोड़े समय बाद इसके 9 मोल, इसका एक बना, इसके 8 मोल, इसके 2 बने। और कुछ समय बाद मैं बोल सकता हूं कि मान लो ए और बी के ए के 7 बचे और बी के 3 बन गए। और इस टाइम पे आपने बोला कि सर इस वक्त पे इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि इक्विलिब्रियम हमने कंसीडर किया, ठीक है ना, कि मान लो इस समय पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर मैं पूछूं ग्राफ निकालो, तो आप बोलोगे सर देखो, ए की कॉन्सेंट्रेशन 7 हो गई और बाद में फिक्स हो गई, ठीक है ना, और बी की 3 हो गई इक्विलिब्रियम पे और वो भी फिक्स हो गई। तो आप बोलोगे सर, मान लो मेरा ए है यहाँ पे, ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये मेरा बी है, ठीक है ना, और ये ए हमारा 7 है। देखो, ए हमारा 10 था, ए हमारा कितना था बच्चों, 10 था। 10 से कहां पे आ गया, मान लो कम होते होते मान लो 7 पे आ गए, ठीक है ना। और बच्चों बी कहां पे है बोलो जल्दी, और 7 पे आने के बाद वो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। समझ में आया सबको ये ग्राफ? बोलो, ए हमारा 10 था, फिर 7 पे आने के बाद कांस्टेंट फिक्स हो गया। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं बच्चों, तो बी हमारा 3 पे आ गया, पहले 0 था, अब 3 पे आ गया, मान लो यहाँ पे 3 है और फिक्स हो गया। और ये जो टाइम था ना बच्चों, जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन हमारी फिक्स हो गई, इस टाइम को देखो, मैं कहां से लाइन, यहाँ पे लाइन देखो, ये वाली जो लाइन है ना, इस टाइम को मैं नाम दूंगा इक्विलिब्रियम। क्या ये वाला ग्राफ समझ में आया सबको? बोलो जल्दी, ये वाला ग्राफ सबको क्लियर है, यस और नो? देखो ध्यान से, मैं वापस से बता दूं कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी, बाकी हमें नहीं पता। एक और एग्जांपल देखो, 3 एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा अच्छे से। मान लो ए और बी है, इनिशियली इसका 10 था, इसका कुछ भी नहीं था। थोड़े टाइम बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन 5 हुआ और बी का भी कितना हो गया, 5, और यहाँ पे आ गया आपका इक्विलिब्रियम। तो आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स हो गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है। तो आप बोलोगे सर ग्राफ आएगा सर, ये कॉन्सेंट्रेशन सर स्टार्टिंग में बी का 0 था, बाद में बन गया 5, यानी कि कुछ इस तरह से। सर ए का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में 10 था, बाद में बन गया 5, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इस बार ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम। समझ में आया सबको? इस बार ये होगा आपका इक्विलिब्रियम। और डिपेंड करता है आप किस रिएक्शन के लिए लिख रहे हो, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, देखो बी 5 तक आया कांस्टेंट, ए 5 तक आया कांस्टेंट। क्या सभी को ये वाला ग्राफ समझ में आया? बोलो यस और नो। थर्ड, ग्राफ नंबर थर्ड, मान लो ए और बी की अगर मैं बात करूं, सुनना, ए का कॉन्सेंट्रेशन 10 था, इसका 0 था। कुछ समय बाद ए का बचा 3 और बी का हो गया 7। अब बोलो, अब सर जो बी का है ना, मान लो ये बी है हमारा, पहले 0 था, अब 7 हो गया, यानी कि, और 7 होने के बाद बहुत ध्यान से सुनना, 7 होने के बाद कांस्टेंट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये मान लो 7 है। और ए हमारा 10 था, काम की बात सुनो, ए हमारा 10 था, ए कितना हो गया बच्चों, ए का कितना बचा, 3 बचा, देखो ये 3 लिख दिया। और फिर कांस्टेंट हो गया, देखो कांस्टेंट कहां से दिखा रहा हूं मैं, सर 7 के बाद कांस्टेंट, सर 3 के बाद कांस्टेंट। तो जहां पे कांस्टेंट वाली चीज है ना, ये वाली कांस्टेंट, तो इसी पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और देखो यहाँ पे तो इक्वल है, ये बात छोड़ दो, मैंने बोला जहां पे कांस्टेंट होगा, जहां पे बी का कॉन्सेंट्रेशन
कांस्टेंट हो गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन यहां से कांस्टेंट हो गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया इक्विलिब्रियम। क्या सभी को इक्विलिब्रियम और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन समझ में आया? मैं वापस से बताता हूं, एक लाइन याद रखो बस, बाकी कुछ मत याद रखो। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे बच्चों? कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है ना, फिक्स हो जाएंगी। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम को हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये दो लाइन सबको क्लियर है? आप बताओ सबके सब, दो लाइन क्लियर है इक्विलिब्रियम के बारे में? इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, अब काम की बात सुनो। देखो, मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला अपना, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन इतने नहीं आते, लेकिन फिर भी ये बेसिक है। हम्म। अब देखो, नेक्स्ट बात है, सर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है, सिंपल है बहुत, सी सी और डी डी, ये स्टोइचोमेट्री है। और अगर आपसे मैं पूछूं इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन ही लगाना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। तो कैसे लगाओगे? तो आप बोलोगे सर रेट आ जाएगा आपका, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा? बोलो जल्दी। सर फॉरवर्ड में ये चीजें आ रही, तो आप बोलोगे सर रेट, देखो आप लिख सकते हो सर रेट इज इक्वल टू, अभी के लगा दूं मैं, के, और देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम के लगाने वाले हैं, सबको पता है, ठीक है ना। के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, आर एफ लिख देता हूं, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ए रेस टू द पावर ए, ठीक है ना बच्चों, और बी रेस टू द पावर बी, ये सबको पता होगा। और अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो आप बोलोगे सर के बी आएगा यहाँ पे, और इधर लिखूंगा मैं सी रेस टू द पावर सी और डी रेस टू द पावर स्मॉल डी। क्या सभी को ये बात समझ में आई? बोलो जल्दी, ये दो कैसे लिखे समझ में आए सबको? रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सभी को समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है ना बच्चों। ये बहुत सिंपल चीजें है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें है, ठीक है ना, हम काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको पता है सर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए, तो आप बोलोगे सर लिख दो फिर, सर के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारा क्या है? बोलो के एफ ए रेस टू द पावर ए बी रेस टू द पावर बी इज इक्वल टू, बोलो के बी सी टू द पावर सी एंड डी रेस टू द पावर डी। आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको थोड़ा अरेंज करो अच्छे से, तो ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसको रफ कर देता हूं अभी फिलहाल, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ। आप बोलोगे सर देखो के एफ को एक साइड, के बी और के एफ को एक साइड ले लो, तो आप बोलोगे सर के एफ बाई के बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ये नीचे उधर जाने के, ये ऊपर है, नीचे यहाँ पे आने के बाद डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, और बच्चों ए टू द पावर ए, और बच्चों बी टू द पावर बी। और आपको पता है दो कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट बनेगा विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम। क्या बात क्लियर है? बता दो, क्या बात क्लियर है अभी? सबके सब बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ के एफ बाई के बी। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात है? सबके सब बताओ। अब मैंने आपसे एक चीज बताई, हाँ, ये सी और डी आपके कौन थे? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ये कौन था आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, ए भी आपके रिएक्टेंट थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी मैंने एक चीज आपको पढ़ाई कि बच्चों के इक्विलिब्रियम जो है ना, वो आपका होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्री, मान लो यहाँ पे स्टाइकोमेट्री ए लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनकी स्टोइचोमेट्री आ जाएंगी। दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ के एफ बाय के बी। ये बात क्लियर है? बताओ सबके सब, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज द के एफ, व्हाट इज के बी? बोलो, बोलो, एकदम क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात सुनो। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रेशर की टर्म में, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन की टर्म में, और इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लो, ध्यान देना, मान लो हमें किसी रिएक्शन के लिए प्रेशर गिवन है, किसी रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, किसी रिएक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन गिवन है, किसी रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो हम किसी भी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना। देखो, आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना वो क्या होता है आपका, ध्यान देना, आपने क्या पढ़ा जल्दी बताओ। आपने पढ़ा बच्चों ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में पढ़ा ना अभी, कैसे पढ़ा देखो। आपने पढ़ा बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, यहां पे लिख दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई, बोलो कैसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन है ना सबकी। अब मैं प्रेशर की टर्म में कैसे लिखूं, तो देखो वो आएगा केपी, केपी कैसे लिखूं सर, ये कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे मैं लिखता हूं प्रेशर, ब्रैकेट हटा के लिख दो, प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी इनटू प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। केपी समझ में आया सबको। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखता हूं, ठीक है ना बच्चों। तो के एन हमारा आएगा बच्चों, के एन आएगा, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू द पावर सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द पावर ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द पावर बी। क्या सभी को नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखते आ गया। मोल फ्रैक्शन के एक्स, के एक्स कैसे लिखूं सर, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू द पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी। क्या सभी को ये बात समझ में आई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कितने डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। मैसेज करके बताओ सबके साथ, क्या सभी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफरेंट फॉर्म समझ में आए, यस और नो। दूसरी बात, अब काम की बात सुनो। देखो, मैं क्वेश्चन आंसर के अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब काम की बात सुनना, काम की बात सुनना, ठीक है ना। अभी मैंने आपसे बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि बच्चों, अगर मैं बात करूं गैस के लिए, तो बहुत, मैं बस बता रहा हूं उनको सुनना। गैस के लिए आपका केपी भी डिफाइन हो सकता है, प्रेशर होता है गैस का, और गैस का कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। तो गैस के लिए केपी और केसी दोनों डिफाइन हो सकते हैं। गैस के लिए के एन भी डिफाइन हो सकता है, के एक्स भी डिफाइन हो सकता है बच्चों। ये सारी की चीजें, सारी की सारी चीजें हम गैस के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सॉलिड के लिए हम, सॉलिड का ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता बच्चों, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है ना। तो सॉलिड के लिए हम केसी, देखो केपी, और सॉलिड के लिए हम केसी भी डिफाइन नहीं करते। इसको डिटेल में नहीं जाता मैं, बस याद रखना, सॉलिड के लिए हम केपी केसी को ये नहीं करते। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर आपसे कोई पूछे सॉलिड के लिए केपी और केसी हम निकाल सकते हैं क्या, तो आप बोल लेना कि सॉलिड के लिए केपी और केसी हम नहीं निकाल सकते। रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा फिलहाल, ठीक है ना। और गैस के लिए सारी के सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाले सर, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी आपको एक थोड़ी आइडिया बता देता हूँ। बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यस और नो, सबके सब बताओ। तो याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका मोल्स पर लीटर, मतलब मोलैलिटी वगैरह हम पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में याद रखना कॉन्सेंट्रेशन हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। दूसरी बात, आप सभी को पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस और नो। ये भी बात आप सभी को पता है कि बच्चों नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स पता है, कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है,
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। दो चीजें आपको याद करनी है, फॉर्मूले छोटे छोटे, ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे, देखो पीवी इज इक्वल टू मान लो एनआरटी है, ठीक है ना, ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो आपसे आपसे कोई पूछे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, तो आप बोल सकते बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम एज इट इज है आर टी। अब मुझे बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका, तो आप बोलोगे सर देखो मोलर मास को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना, मोलर मास। देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको पता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो आप बोलोगे सर ये एम इधर आ जाएगा, तो पी एम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर टी। तो देखो ये इक्वेशन कैसे आया, डर्टी पीएम इक्वेशन बोला जाता है इसको, डी आर टी पी एम। याद रखना यहां से क्वेश्चन आ सकते, याद रखना बस इसको, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इक्वेशन अगर आपसे पूछा तो याद रखना डी आर टी पी एम इक्वेशन, ये भी इक्वेशन होता है विच शोज द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। ये वाला अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा इक्वेशन मोलर मास और डेंसिटी का रिलेशन बताते, तो आपको बोलना है डर्टी पीएम इक्वेशन शो द रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। बोलो बच्चों ये वाला इक्वेशन कैसे आया, समझ में आया, यस और नो, बोलो। क्लियर है यहां तक की बातें? हाँ, दूसरी बात सबको क्लियर है ना अच्छे से? ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी तक क्या क्या बताया सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। आपको सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों केपी और केसी का रिलेशन बताओ, फेमस क्वेश्चन है बहुत। तो इससे पहले आपको प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन पता होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें तो ये पता है कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, तो P इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। अब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या होगा आपका, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, तो P इज इक्वल टू सी आर टी। बोलो ये बात क्लियर है सबको, बोलो ये बात क्लियर है सबको, P इज इक्वल टू सी आर टी, यस और नो, बोलो जल्दी से। P इज इक्वल टू सी आर टी क्लियर है सबको, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। अब काम की चीज, अब काम की चीज, तो आपने पढ़ा सर केपी और केसी में रिलेशन होने के लिए हमें पता होना चाहिए पी और सी का रिलेशन, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आर टी आ जाएगा। अब केपी लिखो सबके सब, तो आप बोलोगे सर केपी आपका आ जाएगा बच्चों प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, प्रेशर ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी। तो आप बोलोगे सर पी की जगह पे डाल दो सी आर टी, तो आप बोलोगे सर देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी टू द पावर सी, देखो पी की जगह पे मैं क्या डालता हूं बच्चों, सी आर टी डाल देता हूं, यहां पे लिख दूं मैं, देखो यहां पे लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान देना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी पावर डी, नीचे लिख दूं देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बच्चों ए आर टी पावर ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी पावर बी। क्या सभी को यहां तक की बातें क्लियर है, बताओ जल्दी से। आप लिख सकते हो सर केपी इज इक्वल टू बच्चों देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, इसको हम लिख सकते सीधे केसी, यस और नो, बोलो जल्दी। इसको हम केसी नहीं लिख सकते क्या, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम सीधे केसी लिख देंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सी टू द पावर सी, देखो ऐसा होता है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, ये वाली चीज, इसको मैं सीधा केसी लिख दूं, इसको मैं सीधा केसी लिख दूं। ओके, बचा क्या बच्चों, आर टी बचा, ये बचा आर टी। ऊपर कौन है सर, ऊपर सी प्लस डी है, और नीचे कौन है, नीचे का आप ऊपर जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं देखो सी प्लस डी, ऐसे लिख दूं सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, बोलो बच्चों इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है ना। देखो सॉल्व करने के बाद आपका केपी आ जाएगा बच्चों, केपी आ जाएगा के सी इंटू आर टी सी प्लस डी, देखना सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है सी और डी नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, और ए प्लस बी किसके, रिएक्ट, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे। तो आ जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस, इसको डेल्टा एनजी लिख सकता हूं मैं। गैस के लिए हम पढ़ते, गैस के लिए पढ़ सकते तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, हम लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेस टू डेल्टा एनजी, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्या सभी को क्लियर है? इसको मैं डेल्टा एनजी लिख सकता हूँ, चेंज है ना किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, गैसेस के लिए। बोलो बच्चों, क्या Kp और Kc का रिलेशन सबको क्लियर है? मैसेज करो, Kp और Kc का रिलेशन सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अच्छी बात है। Kp इज इक्वल टू Kc आर टी डेल्टा एनजी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत काम की चीज सुनना, अभी ज्यादा काम की चीज है। आपको मैं कुछ रिलेशन बताऊंगा, आपको सीधे याद रख लेने, कोई हमें जरूरत नहीं पूरा डेरिवेशन करने की। देखो सारे रिलेशन आपके सामने, सबसे पहले तो Kp और Kc का समझ में आया सबको। अब Kc और Kn का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है मैं लिख देता हूं सीधे। बच्चों Kc होता है, एक मिनट, बच्चों Kc होता है, Kc इज इक्वल टू Kn 1/V डेल्टा एन। डेल्टा एन जे आप सभी को पता है। फॉर एग्जांपल देखना, A गिव्स टू B, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी बताओ। तो आप बोलोगे सर जी ये 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है बोलो, 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने बोलो, 1। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आ जाएगा, हाँ, तो प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 1 है, तो 2 - 1 कितना, तो डेल्टा एन जी 1 आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी निकालना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना बच्चों। 2a gives 2b, देखना 2a gives 2b, डेल्टा एनजी बताओ, डेल्टा एनजी बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर 2 - 2 कितना, 0। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना, हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करना, ठीक है ना। तो डेल्टा एनजी 1 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका के सी इज इक्वल टू के एन 1/V डेल्टा एनजी। एक और रिलेशन बच्चों, मैं सारे रिलेशन लिख रहा हूं, आपको सारे याद करने हैं, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन देने से अच्छा आप इनको याद कर लो फिलहाल, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो Kp और Kn का रिलेशन, Kp देखो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, तो लिख दू Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kn इंटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स डेल्टा। देखो क्वेश्चन आंसर में हम सारी कहानी क्लियर कर देंगे, घर पे जाके जितना हो सके उतना इनको याद करने की कोशिश करो। अभी तक हमने 3 रिलेशन पढ़े, आई थिंक इतने, एक एक ले लेता हूं आखिरी में, ठीक है ना। आखिरी वाला के एक्स और के एन का याद रखना है, बिल्कुल बोल रहा हूं, याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/ टोटल मोल्स डेल्टा एन जी। अब सुनना 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 सुनना, एक चीज याद रखो, देखो ये दो देखो, Kp और Kn का, देखो Kn के साथ जो भी रिलेशन में है ना, जो भी Kn के साथ रिलेशन में है ना, उसके नीचे कौन आएगा, डेल्टा एन टी आएगा, टोटल मोल्स। समझ में आया सबको? जो भी, बहुत ध्यान से सुनना है, आपको हिंट बता रहा हूं याद करने की टेक्निक। जो भी Kn के साथ रिलेशन में है ना, देखो ये छोड़ के Kc, देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे आएगा ना, बात खत्म। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, समझ में आया सबको? देखो कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे आएगा, ये तो खत्म है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे याद कर लो, जो भी Kn के साथ रिलेशन में उसका एन टोटल मोल्स नीचे आएंगे, इस तरह से। हो गए 3 याद सबको? बोलो बच्चों, क्या सभी को Kx Kn Kp Kn Kc Kn इतने रिलेशन याद हो गए? बोलो यस और नो, क्लियरली बताओ। वापस से एक बार लिख दूं मैं, सारे के सारे याद कर लेने आपको, ठीक है ना। पहला हमने पढ़ा Kp इज इक्वल टू Kc आर टी डेल्टा एन जी। दूसरा पढ़ा हमने सर Kp इज इक्वल टू Kn Pt और नीचे n टोटल मोल्स डेल्टा एन जी। सर Kc इज इक्वल टू Kn Kp और Kn का भी, Kc और Kn का देखो कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे आएगा डेल्टा एन जी, कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। और आखिरी कौन सा बताया मैंने, के एक्स और के एन का, कौन सा था बच्चों, सर मोल फ्रैक्शन है तो एन टी तो नीचे आएगा, तो के एक्स इज इक्वल टू के एन 1/
टोटल मोल्स डेल्टा Ng। क्या सभी को ये रिलेशन याद हो जाएंगे? मैसेज करो। Kp Kc Kp Kn Kc Kn Kx Kn। चलो क्लियर है यहाँ तक की बातें? बोलो यस और नो। रिलेशन याद हो गए सबको? याद करने की कोशिश कर लेना, ठीक है ना बच्चों? हाँ। अभी घर पे जाके इनकी प्रैक्टिस करो, बाकी कुछ मत करना। अभी सब रिज्वाइन कर लो, रिज्वाइन कर लो सबके सब।